हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पेपर लीक सीरीज फॉर नीट 2026। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैं आदित्य जोशी हूँ और मेरे अंडर में इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी फंक्शन करती है। 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर इंक्लूडिंग 2 ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 400 से ज्यादा मेंटोर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स इन भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, मंगलागिरी, कल्याणी, रायबरेली, बड़े बड़े एम्स के लोग आके वर्क करते हैं। तो बच्चों, ये जो कम्युनिटी हमने बनाई है, इस कम्युनिटी के थ्रू लास्ट 2 साल लगातार पेपर प्रिडिक्ट हुआ था। हम एक टेस्ट सीरीज निकालते हैं जिसका नाम है सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज। लास्ट ईयर 640 मार्क्स का पेपर 2025 जैसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट में भी प्रिडिक्ट हुआ था एंड 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था। हर साल मैं आपको बताता हूं पेपर कहां से आएगा, एनसीईआरटी की मार्किंग्स बताता हूं और इंपॉर्टेंट एरियाज बताता हूं प्रॉपर एनालिसिस के बाद, लेकिन आप लोग उसको ढंग से कवर कर नहीं पाते हो। तो अब मैंने ये पेपर लीक सीरीज निकाली है जिसमें एंटायर मंथ ऑफ जनवरी में डेली आपको ऐसी वीडियो मिलेगी और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे। अब करना कैसे है चैलेंज, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो जिसका नाम है आदित्य जोशी। वहां पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा हमारी सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज का। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। अब हर दिन आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज, ऐसी वीडियो जो आएगी इसको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं कंप्लीट कराऊंगा फ्री में। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 115 फिजिक्स 115 केमिस्ट्री कहीं नहीं गए। तो डेली ये वाली वीडियो पूरी देखनी है। सेकंड चीज, हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी हमारे यूनिट बेस्ड टेस्ट चलेंगे जनवरी में। तो यूनिट वाइज एनसीईआरटी कवर करनी है। अब बच्चों, एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है? तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए मेरी एनसीईआरटी की मार्किंग्स आप लोग कवर करेंगे। बायो में खाली 4 चीजें, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल। प्लीज बच्चों, एक चीज याद रखना, ये पूरी एनसीईआरटी नहीं है लेकिन 70% से ज्यादा पेपर यहीं से आता है। अब ये कैसे करना है, डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर रात 10 बजे आई विल कम लाइव और हम डिस्कस करेंगे पूरे दिन भर में आपने क्या किया और आपको कहां दिक्कत आई, कहां इशू आया। फिर हम एक क्विक रैपिड फायर का सेशन भी लेंगे जहां पे आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा। इसके अलावा डेली मिनिमम 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये कर लेते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वाली वीडियो जिसमें आगे आपको मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेगी, ये पूरी देखनी है। हमारी एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स कंप्लीट करनी है जो आप खुद से कर लेंगे और रात को लाइव आके मुझे ज्वाइन करना है। दैट्स इट। अगर ये कर लेते हो 31 जनवरी तक एवरीवन विल बी क्रॉसिंग देयर सेफ स्कोर। 31 जनवरी तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 640 मार्क्स क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। और बच्चों, जिन्होंने हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाके ज्वाइन करो, पेपर वहीं से आएगा। Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 7th video in this series in which we are doing all the topics of Aditya Bhaiya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जहाँ से मैक्सिमम टाइप नीट में क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम ये अच्छे से कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150 प्लस इन नीट फिजिक्स. Also, we have launched our test series Surya and Surya Plus this year also. Last year we predicted 712 marks of NEET 2024 paper from our test series. What's so special about it is that हम सिर्फ 15 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड वी आर क्लेमिंग कि उन 15 टेस्ट में से जो क्वेश्चंस हैं दे आर एग्जैक्टली दे विल मैच विद द नीट पेपर. सो या यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट. मतलब कॉन्सेप्ट्स मैच करते हैं, ठीक है. और लास्ट ईयर भी करे थे. लास्ट ईयर भी प्रिडिक्टेड 712 मार्क्स ऑफ नीट पेपर फ्रॉम दैट. सो या ओके. अब आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन, जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है. थर्मल एक्सपेंशन, जब तुम कोई चीज़ को गर्म करते हो तो वो चीज़ ऐसे फैल जाती है ना. आयरन वाला नॉर्मल एग्जांपल आता है दिमाग में, तो वही चीज़ पढ़नी है आज हमें, थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स डायमेंशंस इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. तो पता ही है चीज़ है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो एक्सपैंड कर जाता है. थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं इसको. थर्मल एक्सपेंशन के 3 टाइप्स हैं. एक लीनियर है, एक सुपरफिशियल है, एक वॉल्यूमेट्रिक है. ठीक है. लीनियर एक्सपेंशन होता है, लीनियर से क्या समझ आ रहा है, एक डायरेक्शन में लेंथ की 1D एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग. सुपरफिशियल एक्सपेंशन होती है 2D एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पे एरिया इंक्रीज करता है ड्यू टू हीटिंग. और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है 3D एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज होता है वॉल्यूम में ड्यू टू हीटिंग. ठीक है.
तीनों ईजी हैं। लीनियर मतलब कि लेंथ में, सुपरफिशियल एरिया में, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, ठीक है। अब इनके ना वो कोएफिशिएंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें अल्फ़ा होता है, इसमें बीटा होता है, इसमें गामा होता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। जो डेल्टा एल होता है वो होता है एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा एल इज़ चेंज इन लेंथ, एल नॉट इज़ हमारी इनिशियल लेंथ, अल्फ़ा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज़ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी, याद कर लो ऐसे बोल बोल के। अभी सेम ही तरीके से वॉल्यूमेट्रिक और सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक का भी होगा। डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। सारी चीज़ें सेम रहती है। डेल्टा इज ए इज चेंज इन एरिया, ए नॉट वॉज इनिशियल एरिया, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली इन दिस केस डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इनके बीच का रिलेशन ऐसा है कि जो बीटा है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है और जो गामा है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है, और अल्फा तो अल्फा है, ठीक है। यही है इसके बीच का रिलेशन, ओके। नाउ लेट्स सी अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, केस बनता है अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का, जो कि आज सच क्वेश्चन में पूछा जाता था पहले, ठीक है। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन होनी चाहिए, लेकिन वाटर जो होता है ना वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तो वाटर और कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही एक्सपैंड करता है नॉर्मली, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि वाटर की डेंसिटी जो हम लेते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही लेते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड रीजन्स, क्योंकि क्या होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है ना। तो अगर मतलब वो सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही रहे, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस का, तो वहाँ पे ईजिली हमारी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकती है। सिर्फ बर्फ़ ऊपर ऊपर जमती है क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर उतना है, तो वो ऐसे करती है, ठीक है। तो नीचे तक नहीं जाती है, इसलिए नीचे वाली जो एक्वेटिक लाइफ है वो सेफ़ रहती है। ये इसका मतलब कि हमारा एप्लीकेशन होता है, इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड रीजन्स। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे कि हाँ, थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन देखते हैं। गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, सब तुमने रेलवे ट्रैक्स देखेंगे तो उनमें बीच में ना ऐसे गैप होती है, ऐसे होती है ना, तो गैप होते हैं इनके बीच में। क्यों? क्योंकि गर्मी जब होगी तो ये एक्सपैंड करेगा मेटल, है ना। तो जब मेटल एक्सपैंड करेगा तो उसको जगह मिलनी चाहिए, इसलिए उसके गैप डालते हैं बीच में टू अलाउ एक्सपेंशन। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती है थर्मोस्टैट्स में। बायोमेटालिक स्ट्रिप ना ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे करके 2 स्ट्रिप्स होती हैं, और मतलब कि ये हमारे मॉल वगैरह में भी लगी होती है। कहीं कोई टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है ना, फायर अलार्म वगैरह में भी तो पता चल जाता है, क्योंकि ये एक्सपैंड करती है एंड दे हिट अ सर्टेन, मतलब कि जो भी अलार्म सिस्टम या कुछ होता है, और फिर ये यूज़ की जाती है, इसलिए ये यूज़ होता है इसका। थर्मोस्टैट्स में बायोमेटालिक स्ट्रिप्स, थर्मोस्टैट्स इज डिफरेंट थिंग। एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड ब्रिजेस एंड कॉन्क्रीट रोड्स। जो ब्रिजेस और कॉन्क्रीट रोड्स होती हैं वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट्स में भी यूज़ करते हैं। मतलब वही है जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और कोई मेटल की चीज़ है उसको जगह चाहिए फैलने के लिए, तो उसमें उसे गैप छोड़ देते हैं बस। इंपॉर्टेंट नीट के फॉर्मूला वही जो मैंने बताया, बीटा 2 अल्फ़ा और गामा 3 अल्फ़ा। और जो थर्मल स्ट्रेस है, अगर देखो स्ट्रेस मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस तुम्हें क्या समझ आता है? एक फोर्स है एक तरीके का स्ट्रेस। मैंने क्या बोला कि मान लो ये रॉड है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो इसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगी। ये है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, बेचारा एक्सपैंड कर रहा है अपने आप। अब मैंने क्या किया, इसको इस साइड से ना पकड़ लिया, मतलब इस साइड से मैं इसको एक्सपैंड ही नहीं होने दे रही, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो अब इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। अब होगा, नॉर्मली स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, जब मैं दोनों साइड से उसको एक्सपैंड नहीं होने दे रही हूँ ना, तब स्ट्रेस डेवलप होगा। और वो जो स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है गामा अल्फ़ा डेल्टा टी ए, ठीक है। मैं ऐसे दे दी ए गामा अल्फ़ा डेल्टा टी। ए यहाँ पे एरिया है, गामा हमारा यंग्स मॉडुलस, अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ये याद रख लेना। अभी तो मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने बोले हैं, एक तो ये वाला, इनसे ये सारे भी सेम सेम ही आ जाते हैं, और एक ये थर्मल स्ट्रेस का, F इज़ इक्वल टू ए गामा अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एन एल्यूमिनियम स्फेयर इज डिप्ड इनटू द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक एल्यूमिनियम स्फेयर है, उसको जैसे ये एल्यूमिनियम स्फेयर है मान लो, इसको पानी में डाल दिया है, तो क्या होगा। बॉयंसी के रिलेशन में बताना, बॉयंसी एक फ्लूइड्स का मतलब टॉपिक होता है। चलो हम इसको यहाँ समझते हैं कि क्या होता है। मैंने कोशिश करी है जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला ताकि इंटीग्रेटेड रहे चीज़ें, तुम्हें बॉयंसी का फॉर्मूला याद हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन बॉयंसी का आ जाए तो तुम यहाँ से कर सकोगे, चाहे तुम्हें पूरी नहीं आती होगी, तुम्हें फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम स्फेयर है,
वॉल्यूम और डेंसिटी, इसकी वॉल्यूम कितनी है v, डेंसिटी कितनी है रो, और बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला देखो जिसको नहीं याद है वो होता है v रो g, ठीक है, v रो g। अब g कांस्टेंट है और हमारी यहाँ पे डेंसिटी है और वॉल्यूम, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि हम यहाँ पे डेंसिटी ही देखेंगे क्योंकि ये सब दे रखा है ना हमें टेम्परेचर, और हमने पढ़ा था कि जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ओके, बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर एट डिफरेंट डेंसिटीज़, हम लोग क्यों देख रहे हैं डेंसिटीज़ को, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो वाटर की मतलब डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और मैं टेम्परेचर दे रखा है इसलिए, ठीक है। तो F वही, इसको मतलब हमने ऐसे करके लिखा है F1/F2 इज इक्वल टू ρ1 बाई ρ2, 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। और क्या पता है कि रो 4 डिग्री सेल्सियस का ज़्यादा होता है रो 0 डिग्री सेल्सियस से, है ना, क्योंकि रो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाता है और रो 0 डिग्री सेल्सियस आइस होता है, और तो पता है आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो इसका रो ज़्यादा है, मतलब कि ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि जो फोर्स लगेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा लगेगी बॉयंट फोर्स, तो बॉयंसी मतलब बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो बॉयंसी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड मोर इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं, बॉयंसीज विल बी लेस इन वाटर, हाँ ठीक है। बॉयंसी विल बी मोर इन वाटर, गलत है। बॉयंसी इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी सेम एज दैट इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, सेम तो नहीं होगी। बॉयंसी मे बी मोर और लेस इन वाटर डिपेंडिंग अपॉन रेडियस, पर डिपेंड ही नहीं करती बॉयंसी। तो ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, मतलब जब भी तुम्हारे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना उसमें पहले तो 4 ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद देखो कि कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है कौन सा सही लग रहा है, फिर करना शुरू करो, मतलब सारे ऑप्शन एक बार तुम्हें होना चाहिए कि क्या क्या क्लियर स्टेटमेंट दी हुई है ऑप्शंस में, ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब बाकी मैंने थोड़े बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी लिए हैं, इन केस अगर वो आ जाते तो डायरेक्ट हिट हो जाएंगे। गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव दैन लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज, खुद सोचो गैस थर्मोमीटर और लिक्विड थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा एक्सपैंड करेगा वो ज़्यादा हमारे लिए वो मतलब यूज़फुल होगा, और गैस ज़्यादा एक्सपैंड करती है तो इसलिए गैस थर्मोमीटर्स को लेते हैं। गैस एक्सपैंड मच मोर देन लिक्विड्स फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, तो इवन स्लाइट चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर α1 एंड α2, लेंथ है ब्रास एंड स्टील रॉड की L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, अगर L2 माइनस L1 मेंटेन होता है सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, मतलब कि दो हमारे पास वायर है, एक ब्रास की एक स्टील की है, ठीक है, ब्रास वाली का लेंथ L1 है और स्टील वाली का लेंथ L2 है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों को ना मतलब एक्सपैंड कर रही हूँ, ठीक है, टेम्परेचर कुछ बढ़ाया, दोनों एक्सपैंड कर रही हैं। अब ऐसा एक्सपैंड कर रही हैं कि जो उनके बीच का डिफरेंस था ना पहले, जो मतलब पहले ब्रास और स्टील के बीच का डिफरेंस था, बाद में भी उतना ही रहा, तो क्या रिलेशन ट्रू है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड, ठीक है, तो ब्रास की α1 L1, स्टील की α2 L2 एज गिवन, डिफरेंस इन लेंथ हमारा क्या है, सेम है ऑल टेम्परेचर के लिए, मतलब किसी भी टेम्परेचर सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, जो ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है, चाहे मैं कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो मतलब इनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एल, डेल्टा एल का हम ऊपर कोई फॉर्मूला देखा था, मैंने याद रखने का बोला था, यस, L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, वो यहाँ पुट कर देते हैं। डेल्टा L1 की वैल्यू डेल्टा L2 के बराबर है, यानी कि L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी कांस्टेंट है, सेम कट गया, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, और ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखनी है, 2016 के पेपर में आई थी और तब तो डिराइव कर लिया था, पर उसके बाद ना इसका एज इट इज़ एप्लीकेशन लगता है, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी कैसे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी वायर है, दो इनकी L1 लेंथ L2 लेंथ, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती हूँ और वो एक्सपैंड करती है तो भी सेम रहता है उनके बीच का डिफरेंस, तो उसमें क्या केस ट्रू होता है, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, ठीक है। ओके, अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता था हमारा, गामा, गामा दे रखा है इतना 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन, जो फ्रैक्शनल चेंज है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन में फॉर अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है डेंसिटी में, जो देखते हैं गामा में दे रखा है। और देखो जैसे हमने बात करी थी ना कि यहाँ पे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किसके रिलेशन में होता है, डेंसिटी के रिलेशन में होता है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वैसे हम इसको निकाल सकते हैं कि रो टी है, मतलब कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और जो इनिशियल रो है डेंसिटी है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है, तो रो टी अपॉन में रो नॉट, टेम्परेचर एक
सर्टेन टेम्परेचर पर डेंसिटी अपॉन में ओरिजिनल डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये कैसे निकाला? बेसिकली देखो नॉर्मल चीज़ है, एक रो टी माइनस रो नॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा रो, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बस यही चीज़ है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, सॉरी, रो टी इज़ इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पे गया रो टी माइनस रो नॉट इनिशियल अपॉन सर्टेन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू दिस डिफरेंस रो नॉट गामा डेल्टा टी। और हमने पढ़ा ही है रो नॉट एक तरीके से, इसकी जगह रो नॉट गामा डेल्टा टी, जो डिफरेंस होता है वही मैं एकदम बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इफ़ वी एक्सपैंड दिस इक्वेशन रो टी, तो ये हो जाएगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। इसको उस डायरेक्शन में लेकर जाओ, इसको इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा डेल्टा रो और ये हो जाएगा रो नॉट गामा डेल्टा टी। और वही हम पढ़ते आ रहे थे कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी, बस वही चीज़ है, तुम समझ जाओगे मैंने क्या कहा। एक बार तुम्हें वो फॉर्मूला याद हो जाओ और इसको तुम रिलेट कर लेना। ठीक है, अब इसको नीचे लेकर गए, ये हो गया 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब इसको ब्रैकेट को खोला, ठीक है, और इधर 1 इसको इधर ले आए और इसको इधर लेकर गए, क्योंकि हमें गामा डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि हमें 1 माइनस रो टी बाय रो नॉट हमें क्या देगा, ये चीज़, और ये है ओरिजिनल माइनस में जो हमारा सर्टेन टेम्परेचर पर आया, मतलब और अपॉन में ओरिजिनल। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें जैसे बोला है ना इस क्वेश्चन में कि फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज हमेशा क्या होता है, डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल। ठीक है, जो डिफरेंस आया अपॉन में ओरिजिनल, तो हमने वही किया, डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल। फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। हमें गामा की वैल्यू पता है, डेल्टा टी की वैल्यू पता है। अब देखो यहाँ पे ना हम केल्विन में चेंज नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज इट इज़ अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें ऑलरेडी चेंज गिवन है। जो चेंज होता है टेम्परेचर में वो कांस्टेंट रहता है, दोनों केल्विन स्केल में भी सेल्सियस स्केल में भी। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 40 लिख देंगे। वी सॉल्व दिस आउट एंड गेट आवर आंसर है 0.020। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन था, नीट 2015 का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बहुत ईजी टू कीप, मतलब ये एक फैक्ट है, इसको याद रख लो। कांस्टेंट टाइम रखने के लिए ना वॉचेस में एक बैलेंस व्हील डालते हैं, इनवर की बनी होती है, क्योंकि जो डायमेंशन होती है इसकी वो वेरी नहीं करती टेम्परेचर के साथ। ठीक है, कि वॉचेस में टाइम वाइम ना बदले इसलिए। कॉपर रॉड है 88 सेंटीमीटर की और एल्यूमिनियम रॉड है अननोन लेंथ की। इनका इक्वल इंक्रीज होता है लेंथ में इंडिपेंडेंट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या मतलब है, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। तुम टेम्परेचर जितना भी बढ़ाओ कम करो, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ, इनकी लेंथ इक्वली इंक्रीज़ करती है, यानी कि जो इनका बीच का डिफरेंस है वो सेम रहता है। लेंथ निकालनी है एल्यूमिनियम रॉड की, क्या याद रखने बोला था मैंने, L1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2। वैल्यूज़ पुट करो, L1 कॉपर के लिए लिया है, L2 वगैरह एल्यूमिनियम के लिए लिया है। 88 इंटू अल्फ़ा 1 ये, और ये हमें पता नहीं है, और ये वाली डाली, सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया हमारा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो इतनी छोटी वीडियो थी ये, अब मैं वो बता देती हूँ जो हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें ये वाला बॉयंसी का फॉर्मूला रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। ऑल्सो क्या याद रखना है कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड नहीं करता। ठीक है, और ये जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस की ज़्यादा होती है वाटर की, क्योंकि वो पानी होता है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस से, है ना। तो वही है, बॉयंसी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस देन दैट इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले क्वेश्चन में कोई सेंसिटिविटी बात कर दे तो गैस ज़्यादा एक्सपैंड करती है लिक्विड से। तीसरे क्वेश्चन में ये तो तुम्हें याद ही रखना है, जब डिफरेंसेस सेम होते हैं तो L1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या याद रखना है कि जो हमारा गामा वाला था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, वो हमारा डेंसिटी वाले केस में भी लग सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वो रिलेटेड है, वॉल्यूम और डेंसिटी साथ साथ रिलेटेड है इसलिए। ठीक है, और जो भी अगर फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज का क्या मतलब है, डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी है, अगर कभी फैक्ट बेस्ड आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का एप्लीकेशन है। ओके, थैंक यू। Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 8th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, because these are the high yielding topics in NEET physics. Okay, so if we do this, we can easily expect a score of 150 plus in NEET physics. Also, we have launched our test series Surya and Surya Plus this year also.
Last year, we predicted 712 marks of NEET 2024 paper from our test series, and this year also we are expecting 700 plus marks of paper from our test series. So you can also check that out. Surya and Surya plus test series. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ सुना ही होगा. अब देखते हैं क्या होता है. हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कह लो या फिर कोई इलास्टिक चीज़ कह लो, ठीक है, इलास्टिक चीज़. फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ. जैसे कि ये स्प्रिंग है और इसकी ये नेचुरल लेंथ है और हमने फोर्स अप्लाई करके इस स्प्रिंग को ऐसा बना दिया, ठीक है. फोर्स मतलब बड़ी हो गई स्प्रिंग, तो वही है. फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट एक्सीडेड. इलास्टिक लिमिट्स हम एक्सीड ना करें, ये इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद क्योंकि इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो वापस आएगा ही नहीं. तो पता ना स्प्रिंग को तो ऐसे करते हुए वापस आती है, फिर अगर इलास्टिक लिमिट वो कर दी तो वो वापस ही नहीं आएगा, टूट जाता है. जैसे रबड़ बैंड करते हैं, ऐसे खींचते हैं वापस आ जाता है, लेकिन ज़्यादा खींचा टूट जाता है, वही चीज़ है, ठीक है. तो फोर्स बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअली उतना ज़्यादा फोर्स लगा होगा, ठीक है. तो फोर्स आ जाता है, फोर्स आ गया प्रोपोर्शनल टू एक्स और ये नेगेटिव में होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे होते जितनी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. क्योंकि ये हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं. देखो ये स्प्रिंग है, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये एफ एक्सटर्नल है, ठीक है. इसके से डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, लेकिन जो स्प्रिंग है उसने अपना एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, उसको हमने बोला एफ रिस्टोरिंग. और रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्स के, क्योंकि वो वापस रिस्टोर करना चाहता है जो लेंथ थी स्प्रिंग की उसको, ठीक है. तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है. एफ हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है एंड वो उल्टी डायरेक्शन से मैंने भी दिखाया, उल्टी डायरेक्शन में लगता है, ठीक है. तो इसलिए माइनस के एक्स. के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट एन बाई मीटर, तुम निकाल ही सकते हो. स्प्रिंग कांस्टेंट की कैसे आ जाएगी, एफ के एक्स है, एफ बाय एक्स करोगे तो के की यूनिट आ जाएगी विच इज़ न्यूटन पर मीटर. एंड एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसे हम नेचुरल लेंथ भी कहते हैं. और माइनस क्या है, फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है. अब की पॉइंट देखते हैं. जो फोर्स होता है वो बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. जो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी तो उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है वो डिटरमाइन करता है स्टिफनेस. अगर ज़्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ज़्यादा होगी स्टिफर स्प्रिंग होगी, ठीक है. मतलब स्टिफ कितनी है वो स्प्रिंग, वही है. इलास्टिक लिमिट होती है. हुक्स लॉ इज़ वैलिड ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल. बियॉन्ड दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, वो वापस आना ही नहीं चाहता, रिस्टोर होगा ही नहीं, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है. इसका ग्राफ देखते हैं. तो जो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो स्लोप क्या है, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स टाइप का है ना ये इक्वेशन. तो एम क्या होता है, स्लोप. तो स्लोप हमारा है माइनस के, वही है. मतलब उल्टा, जैसे ये वाला स्लोप होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, माइनस के है इसकी वैल्यू. स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप इक्वल टू के, ओके. या जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं. और वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है. एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट है, कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है. फिर हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक होता है, ऐसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनता है, वो ऐसा करके बनता है, ठीक है. हुक्स लॉ होल्ड्स इन द लीनियर रीजन ऑफ कर्व. जो इतना रीजन होता है ना, जैसे ऐसे चल रहा है, जैसे मैंने बताया ये के वाली वैसी है ये, मतलब ये के फोर्स अपॉन फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट का कर्व नहीं है, इसलिए वो ऐसे नहीं बना. बट ठीक है, ये वाला एरिया है ना, इलास्टिक जोन कहते हैं इसको, और यहाँ पे हुक्स लॉ सही बैठता है, ठीक है. मतलब यहाँ पे है, इसके आगे नहीं है, यहाँ पे आगे उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है. ये वाला पॉइंट यील्ड स्ट्रेंथ का होता है, जो मैक्सिमम पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, और उसके बाद फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है. ओके. और फिर आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ की क्या एप्लीकेशंस देखते हैं हम. ऑसिलेशन में देखते हैं स्प्रिंग की, क्योंकि जैसे हम फोर्स लगाते तो वापस आती है, तो फिर ऐसे ऑसिलेट करती है स्प्रिंग, इसलिए करती है. और वो टाइम पीरियड उसका 2π√m/k होता है, मैंने पहले भी करवाया था SHM बेसिक में, है ना ये. फिर आते हैं मसल्स और टेंडन जो होते हैं हमारे हुक्स लॉ टू सम एक्सटेंट. मतलब देखो क्या होता है ना, जैसे कोई भी मसल है, जैसे कोई भी मेरी बोन है, मान लो ये फीमर है, ऐसे करके ये नेक है फीमर का, यहाँ से कोई भी मसल लग रही है या मतलब कहीं से भी हो रही है, ठीक है. तो अगर वो मसल है वो इंसर्ट करती है, मतलब मसल का ओरिजिन होता है, एक इंसर्शन होता है,
तो जो भी वो इंसर्ट करते हैं ना वो यूजुअली टेंडन बना के करती है, तो जो मसल्स और टेंडन्स होते हैं वो फॉलो करते हैं हुक्स लॉ को कुछ एक्सटेंड तक, ठीक है, तुम समझोगे ये बात आगे। ओके, हुक्स लॉ डिस्क्राइब्स, मतलब हुक्स लॉ इन अ नटशेल क्या है कि डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलास्टिक मटेरियल, जैसे कि स्प्रिंग्स है, रबर बैंड है, मेटल वायर्स है, जब उनको डिफॉर्म किया जाता है, यानी कि उन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। जो अभी नॉर्मल पड़े हैं अच्छा खासा, किसी को परेशान नहीं कर रहे, तुम गए, तुम्हें है कोई परेशानी, उसे तुमने ऐसे फोर्स लगाया और उसकी कुछ हो गई, डिफॉर्मिटी आ गई उसमें, ठीक है, वो फैल गया, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो कि वापस लाना जा रहा है, ठीक है, इमेज बन गई दिमाग में, यही है हुक्स लॉ, वही डिस्क्राइब करता है कि जितना रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसके प्रोपोर्शनल है कि उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है नेचुरल लेंथ से, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं। अब हुक्स लॉ में देखो थ्योरी बहुत ही कम है क्योंकि एक ही है, यही है हुक्स लॉ। अब देखो आगे मैंने मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूँ मैं, ताकि तुम्हें मैक्सिमम हुक्स लॉ के क्वेश्चन सारे बन जाए। सॉलिड चैप्टर में यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फिर। फॉलोइंग 4 वायर्स हैं, ये 4 वायर के लेंथ और डायमीटर दे रखे हैं, देर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। जब भी सेम मटेरियल आए ऐसे करके अंडरलाइन करो इसको और लिखो कि इनका गामा सेम है, ठीक है। गामा होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक मतलब जो तुम्हें वायर दे रखी है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो अगर मटेरियल सेम है तो गामा सेम हो जाता है। नाउ विच ऑफ देम विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज़ अप्लाइड, टेंशन सेम लगा रही हूँ यानी कि फोर्स भी सेम है, तो एक्सटेंशन किस में सबसे ज़्यादा होगा। अब एक ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, इस चैप्टर में तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद करना। जैसे मैंने पिछले वाली उसमें जो हमारा टॉपिक था एक्सपेंशन का, उसमें मैंने 2 फॉर्मूले याद रखने बोले थे, इसमें बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए गामा, ठीक है। तो हमें पूछा है कि एक्सटेंशन मतलब कि डेल्टा एल ई एस के, इसमें एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ ही हुआ ना एक तरीके से, कि ओरिजिनल इतनी थी इतनी हो गई, अब तो ये कितना एक्सटेंशन हुआ, तो डेल्टा एल दैट इज़ इक्वल टू एफ एल अपॉन में ए गामा। अब एफ क्या है, सेम टेंशन, और गामा कांस्टेंट है ना, तो एफ और गामा कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल बाई ए के, और जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है ना, पाई आर स्क्वायर, वही लिखा है। तो ये मतलब कि डायमीटर के भी ऐसे डी स्क्वायर डायमीटर दे रखा है हमें तो वो वैसे ही होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एरिया, है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, तो वैसे करके डाल सकते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यूज पुट करिए तो ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ पता चल गई है और हमें क्वेश्चन में भी यही दी है, लेंथ दिया, डायमीटर दिया, तभी हमने उसको इस रिलेशन में निकाला है। नाउ वील सॉल्व इंडिविजुअली फॉर ऑल द 4 वायर्स और देखेंगे कि कैसे कैसे है। तो चेंज इन लेंथ जो हमारी L1 पे आएगी, लेंथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर में, तो यूनिट सेम रखूँगी मैं अगर मुझे कुछ निकालना है तो मैंने यूनिट सेम करी, 50 सेंटीमीटर 500 मिलीमीटर कर दिया इसको। नीचे सॉल्व किया, डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर में 0.5 का स्क्वायर करा, आंसर आ रहा है 2000। ऐसे ही किया मैंने सबके लिए, यहाँ पे 100 और 1 है तो यहाँ पे 1000 आ गया। आगे केस में 200 और 2 है तो यहाँ पे 2000 बाय 2 इंटू 2 500 आ रहा है, और केस नंबर 4 में 1000 बाय 3 आ रहा है। तो तुम देख रहे हो मैक्सिमम आ रहा है 2000, जो एल मतलब जो चेंज इन लेंथ है यानी कि एक्सटेंशन है एक्सपेंशन है वो किस में, इलोंगेशन है वो किस में ज़्यादा आ रही है, केस नंबर 1 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये PYQ था नीट 2013 का, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारा क्वेश्चन करना पड़ता है, मतलब लेंथी क्वेश्चन था, टाइम लगता है एग्जाम हॉल में से करने में। ओके, ये हो गया। तुक्के नहीं मार सकते तुम इसमें, मतलब थोड़ा भी सोचो पर तुक्के नहीं मार सकते थे क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इससे ये वाला आ जाता, और डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इससे ये वाला आ जाता, तो इन दोनों के बीच में वही डिसाइड करना था। अगर तुम्हें तुक्का मारना भी था, जैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, बिल्कुल ही एंड में होगा, तुम्हें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही है, तो तुम क्या सोचते कि लेंथ से ज़्यादा तो ये डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर डायमीटर थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो ये बहुत कम हो जा रहा है, तो डायमीटर का कम होना बहुत ज़रूरी है, तो तुम ये मार सकते थे तुक्का, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी 1 ही है ना, ये कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इलास्टिक मटेरियल्स ओनली, बाकी सबके लिए नहीं लगता, इलास्टिक के लिए ही लगता है। इन दोनों की तुम डेफिनेशन देख कर आओगे क्या होता है प्लास्टिक मटेरियल इलास्टोमर्स, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, लाइक कोई भी चीज़ हो, तो यू कैन पुट दैट आउट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, ओके। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है गामा ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप,
टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल या इम्प्योरिटीज़ मिक्स्ड। देखो जो गामा होता है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो एक मतलब कि तुम वायर लग रहे हो, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो भी चीज़ उसे अफेक्ट करेगी वो गामा अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर अफेक्ट करती है ना, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो जो एटम्स होते हैं हमारे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो गामा को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी, क्योंकि मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़, तो ये दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाता है तो गामा कम हो जाता है। तो टेम्परेचर का भी फ़र्क होता है। नेचर ऑफ मटेरियल, तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ मटेरियल में गामा मतलब एटम्स ही वो हो जाएंगे, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो डिपेंड करता ही है उस पर। इम्प्योरिटीज़ मिक्स्ड, इम्प्योरिटीज़ किस लेवल पे जाके मिक्स होती हैं, अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे ही तो होंगी, है ना। तो इम्प्योरिटीज़ भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन शेप नहीं अफेक्ट करती, क्योंकि शेप एक एक्सटर्नल चीज़ है, वो गामा को क्यों अफेक्ट करेगी, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटरनल प्रॉपर्टी एंड हेंस इज अनअफेक्टेड बाय शेप। तो ये चीज़ याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तभी मैं इसको लेकर आई, स्पेशली ताकि तुम्हें बहुत चीज़ें पता चलेगी इससे। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। कॉपर वायर है, लेंथ इसकी 2.2 मीटर है, और एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है। बना लो। कॉपर वायर है, स्टील वायर है, लेंथ 2.2 मीटर, स्टील की 1.6 मीटर, दोनों का डायमीटर 3 मिलीमीटर का है। दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्ट करना मतलब एक एंड खत्म हो दूसरा जोड़ दिया। वैसे जब इनको स्ट्रेच करते हैं एक लोड से, इनके ऐसे W एक लोड बांधा है, नेट एलोंगेशन इज़ फाउंड टू बी 0.70 मिलीमीटर। मतलब अगर तुम्हें ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देखो, ये कॉपर की वायर है, स्टील की वायर है, यहाँ पे एक लोड टांग दिया, तो लोड के वजह से इस पर फोर्स लगे नीचे की तरफ, तो ये एक्सटेंड मतलब कि क्या करेंगी, एलोंगेट करेंगी, ठीक है, एक्सटेंशन होगा इनमें। तो नेट एलोंगेशन इज़ फाउंड टू बी 0.70 मिलीमीटर। नेट एलोंगेशन आया तो कितना लोड अप्लाई किया था, हमें ये निकालना है, ठीक है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला याद करवाया था ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए गामा। लगेगा यही फॉर्मूला यहाँ पे भी। जो हमारा लोड है वो क्या कर रहा है, फोर्स ही तो है एक तरीके से, वेट है ना, वेट क्या होता था, फोर्स है ना, तो ये फोर्स ही है, तो फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, मतलब हमें डेल्टा एल ए गामा अपॉन में एल करना है, ये हमें करना है एट द एंड। तो हम चलो निकालते हैं, हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। हमें गामा की वैल्यू पता है, लेंथ की वैल्यू भी पता है इनिशियल, डेल्टा एल और वो सब निकालना है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। कॉपर और स्टील वायर्स अंडर द सेम टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज दे हैव द सेम टेंशन। उनके अंदर स्ट्रेस सेम लग रहा है क्योंकि दोनों की सेम ही टेंशन है ड्यू टू द लोड W। सो मतलब दोनों पे सेम टेंशन लग रही है और सेम एरिया है क्रॉस सेक्शन का, जैसे इनका डायमीटर सेम है ना, तो इसमें जो वर्क मतलब फोर्स है वो सेम ही लग रही है, टेंशन सेम होगी, ठीक है इसमें। और स्ट्रेस का एक फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, ये वाला गामा डेल्टा एल बाय एल, मैं तो ऐसे याद रखती थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाय एल। और एक और फॉर्मूला आता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है वो, ओके। स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन, तो ये याद रख लेना, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाय एल। अब और दोनों केस में हमने क्या बोला कि टेंसाइल स्ट्रेस सेम है क्योंकि सेम टेंशन लग रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो स्ट्रेस सेम होने का क्या मतलब है, गामा डेल्टा एल बाय एल कॉपर का, कॉपर ही है, हाँ कॉपर की वायर का, वही स्टील के वायर के साथ सेम हो जाएगा, गामा स्टील डेल्टा एल अपॉन में एल। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इसको रीअरेंज करना है, डेल्टा एल सी अपॉन में डेल्टा एल एस लाओ, और ये इधर ही रहेगा, ये इधर चला गया और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस इसको रीअरेंज करके रख दिया, तुम्हें आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, हमें गामा स्टील और गामा कॉपर की वैल्यू दे रखी है, कैसे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब इसको डालेंगे और हमें इनिशियल लेंथ की तो पता ही है, यही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, वी सॉल्व दिस आउट एंड आंसर इज़ 2.5, यानी कि जो चेंज इन लेंथ है इनका जो रेशियो है वो 2.5 है। और टोटल एलोंगेशन हमें बोली थी उसने कि टोटल एलोंगेशन 0.70 मिलीमीटर है, तो पूरी की पूरी एलोंगेशन 0.70 है, यानी कि 7×10⁻⁴ मीटर है। क्यों, 1000 मिलीमीटर होते हैं ना, फिर 1 मीटर बनता है, और ये तो 0.7 था तो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 10⁻⁴ के साथ, मीटर हो गया। अब दो इक्वेशन देखो, एक तुम्हें ये रेशियो पता है, एक तुम्हें इनका सम पता है, निकाल नहीं सकते। डेल्टा एल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 डेल्टा एल एस, इसको वैल्यूज़ इसमें डाली, वी सॉल्व दिस आउट एंड आर गेट आर आंसर एस डेल्टा एल एस की वैल्यू इतनी आ जाती है। तो डेल्टा एल सी की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई कर दो तब आ जाएगी, तो इतनी आ गई। नाउ वी नो द डिफरेंसेस की वैल्यू। अब वर्क डन क्या है, ये कहाँ से आ गया तुम्हें लगेगा, मैंने क्या याद करवाया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन में ए गामा, और एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एल इंटू में ए इंटू में गामा अपॉन में एल,
ठीक है, हमने इसे यहाँ पे कॉपर कनेक्ट कर लिया क्योंकि कॉपर और स्टील सेम ही आएगा दोनों से आंसर। ए क्या होता है, पाई और आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू D3 मिलीमीटर है, आर इसका आधा हो जाएगा, और मिलीमीटर है तो 10⁻³ ज़रूर लगा देना साथ में, क्योंकि मीटर में ही लिखना है तुम्हें, ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर इनटू में डेल्टा एल सी की वैल्यू इतनी आती है तो डाल दी यहाँ पे, गामा सी 1.1 ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, नीचे में लेंथ डाली कॉपर की 2.2 थी, मीटर में ही थी, है ना, मीटर में थी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब वही सॉल्व किया नॉर्मली, आंसर आ गया वैल्यूज पुट करके 1.8 2 न्यूटन। तो ऐसे करके आंसर निकाला। बड़ा क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे लगा था। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर कुछ ना समझ आए हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, या फिर वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो कि मैंने क्या क्या बताया। हमें बस वही वाला फॉर्मूला कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए गामा याद रखना है। कोई लोड की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला, मतलब उसमें ही फोर्स का निकालना पड़ता है हमें, लोड वेट फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, बस वी कैलकुलेटेड इट आउट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब हम खींचते रहे, एक वायर है उससे हमने कुछ टांग दिया है तो कुछ देर तक ही वो खींचेगी, अगर हम ज़्यादा टांग देंगे तो वो टूट जाएगी ना, वही है। तो मैक्सिमम लोड है वायर जो विथस्टैंड कर सकती है, उसे मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कहते हैं। व्हेन इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ विल बी, मतलब मान लो पहले लेंथ इतनी थी और हमने ये डाला, अब लेंथ इसकी आधी कर दी है, चलो लेंथ पहले इतनी थी अब उसकी आधी कर दी है, तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या होगा, मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी उस पर क्या अंतर आएगा, कितना लोड टांग पाएंगे, मतलब वही बात है। तो जो वो होता है ना मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है ब्रेकिंग स्ट्रेस पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है और स्ट्रेस पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, तो रिमेन सेम। लेंथ का ऑब्वियसली अगर छोटी लेंथ बड़ी लेंथ, अगर उसका एरिया सेम है और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है तो वो नहीं टूटेगी, ठीक है, सेम रहेगा, लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो ये याद रख लेना। What is the effect of temperature on the value of Young's modulus of elasticity for various substances in general? Like टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया था ऊपर में ही कि जो टेम्परेचर होता है, पढ़ लेते हैं चलो। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन डिफॉर्म्ड एंड डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब वो मेजर एक तरीके से कि कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जब वो डिफॉर्म होता है, और ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं ज़्यादा विगरसली, तो उनके बीच का इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाता है ना, वो ज़्यादा दूर दूर चले गए तो इंटरेक्शन कम हो गया, तो गामा डिक्रीजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ईयर्स में ये पूछा गया है इसलिए मैंने डाला है, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 वायर्स है कॉपर की, इनका लेंथ का रेशियो इतना है, रेडियस का रेशियो इतना है, सेम फोर्स से स्ट्रेच कर रही हैं और गामा भी सेम है क्योंकि कॉपर की वायर है। तो रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेसिकली हमारा वही होता है F/A, ठीक है, स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, एंड इट इज़ F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेन 1/स्ट्रेन 2 करते हैं, F1/A1 मल्टीप्लाइड बाय F2/A2, मतलब ये होगा ना, तुम्हें पता है स्ट्रेन 1 की वैल्यू है F1/A1, स्ट्रेन 2 की वैल्यू है F2/A2, इनको डिवाइड कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये, है ना, यही चीज़ करिए। F1 और F2 तो सेम है, क्यों बोला है ना यहाँ पे, स्ट्रेस बाय द सेम फोर्स, तो F कट गया। A2/A1 कैसे निकालेंगे, R1/R2 का स्क्वायर होता है वो। अब यही है, R1 और R2 1/4 नहीं लिख देना, ठीक है, आंसर है भी नहीं ऑप्शन में, तो तुम्हें गलती नहीं होती, चलो ये वाली तो। A2/A1 का रेशियो निकालना है और ये R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई तो कॉन्स्टेंट है, पाई अगर लिख भी दो तो क्या है, कटना ही है उसे, तो मत लिखो। R2/R1 करो, R1/R2 पता है 1/4 होता है, तो R2/R1 4/1, इसका स्क्वायर करेंगे 16:1, आंसर आ गया, ठीक है, ईजी है। बस तुम्हें ये आना चाहिए था कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है, इट इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू F/A। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब वायर है लेंथ L की और रेडियस R की, रिजिडली फिक्स है एक एंड पे, स्ट्रेचिंग द अदर एंड ऑफ द वायर विद द फोर्स F, मतलब फोर्स F से हमने एक एंड खींचा तो इंक्रीज जो आया उसकी लेंथ में वो L आया, ठीक है, छोटा L, उसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है, पहले ओरिजिनल इतनी थी फिर थोड़ी सी बढ़ गई फोर्स की वजह से वो L बढ़ी। अब दूसरी वायर है सेम मटेरियल की, यानी कि गामा सेम है, लेकिन इसकी लेंथ 2L है और रेडियस 2R है, वो स्ट्रेच करी विद द फोर्स 2F, तो इंक्रीज इन इट्स लेंथ विल बी, ये 2L
2L है और इसका रेडियस भी सेम है, पर और इसको 2F से स्ट्रेच किया तो इसका क्या मतलब कि इंक्रीज इन इट्स लेंथ कितना होगा। ओके, पहले इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला FL/A, एक ही फॉर्मूला मैंने तुम्हें बोला है रटने के लिए, वही एक फॉर्मूला है, ठीक है। और L की वैल्यू क्या है, FL/A गामा, और A की वैल्यू πr² गामा, ठीक है। फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे 2F है। लेंथ हमारी कांस्टेंट नहीं है। एरिया हमारा, देखो एरिया भी कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट नहीं है, तो पाई कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दिया था, ये सेम मटेरियल है ना। तो गामा, तो चीज़ें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाओ, FL/r² क्योंकि गामा कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। ये L है और यहाँ पे L' है, इसका रेशियो, इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं और इसका रेशियो निकालते हैं, या फिर उल्टा करते हैं, L2/L1 का रेशियो निकालते हैं। तो L2/L1 कितना हो जाएगा, L जो है वो प्रोपोर्शनल है FL और नीचे है r², यानी कि पहले मैं ऊपर L2 लिख रही हूँ तो F2 लिखूँगी, L2 लिखूँगी और R2 नीचे लिखूँगी, तो वही है F2 L2 ऊपर और r² है तो R2 का स्क्वायर नीचे चला गया। सिमिलरली ऐसा लिखा इसके लिए, ठीक है। मतलब मैं तो इसको ऐसे समझती थी, जब मतलब किसी को कन्फ्यूजन हो कि L1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 L1 अपॉन में R1², F1 L1 अपॉन में इसका ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये खुद नीचे है, तो R1²। इसको सॉल्व करेंगे, F2 की वैल्यू 2F, F1 की वैल्यू F, L2 की वैल्यू 2L, मतलब L1 की वैल्यू L, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू 2R। इसको सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया सेम, कि L2 और L1 दोनों सेम ही हैं, तो जो इंक्रीज है लेंथ में वो सेम ही रहेगा, L ही रहेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन, राइट। ओके, दैट फिनिशेस आवर हुक्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड्स वाले चैप्टर से। क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो इजी टू डू क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन करो 4 नंबर फ्री में मिलते हैं, ठीक है। कभी कभार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो देखते हैं मैं हर एक क्वेश्चन से क्या याद रखना है। पहले क्वेश्चन से क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला। और उसके बाद जो तुम्हें जो चीज़ पूछी जाए, सेम मटेरियल दिखे तो गामा सेम कर दो, सेम टेंशन दिखे तो फोर्स सेम कर दो, जो चीज़ें बाकी बच जा रही हैं उनको देख लो, वेरिएबल प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दो, कंपेयर कर लो, जिसमें लेंथ और डायमीटर दिया है जस्ट कंपेयर इट, ओके, ईजी। हुक्स लॉ इलास्टिक मटेरियल्स पे लगता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, शेप पे डिपेंड नहीं करती है। कॉपर वायर वही वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेट हमें इलोंगेशन पूछी थी, इसने नेट इलोंगेशन दी थी और पूछा था कि कितना लोड रखा होगा, तो पहले हमने स्ट्रेस निकाला, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ओके। फिर हमने एक मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी का रिलेशन देखा कि मैक्सिमम लोड कैपेसिटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है ब्रेकिंग स्ट्रेस पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ये याद रखना था इस क्वेश्चन में। व्हाट्स इट्स इफेक्ट, टेम्परेचर पे क्या, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, गामा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। रीज़न भी बता दिया मैंने, बाकी तुम ये इतना याद रख लोगे तो बहुत है। 2 वायर्स ऑफ कॉपर जिनका लेंथ का रेशियो, रेडियस का रेशियो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन प्रोपोर्शन होती है स्ट्रेस के, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू F/A, ये याद रखना है इसमें। और बाकी तुम्हें ये सब तो करना आता ही होगा, रेशियो वगैरह कैसे निकालते हैं, मतलब यही है इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में जो भी वेरिएबल दिखे उनके बीच का रेशियो निकालते बैठो और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, मतलब सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, यही चीज़ लगी थी, इसमें भी यही आना था बस और कुछ नहीं, ठीक है। रेशियो निकालना आना था और ये फॉर्मूला आना था बस, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू। Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 5th video in this series in which we are taking up all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो topics है जहाँ से नीट में maximum questions पूछे जाते हैं। Like these are very easy to do topics, और अगर हम इनको कर लें तो we can easily expect 150 plus score in NEET physics, okay. Also, we have again launched our Surya Plus test series, जिसमें last year we predicted 712 marks of NEET 2024 paper, and this year also we are claiming that we'll predict 700 plus marks of the NEET 2025 paper. So you can also check that out. Okay, so let's begin with today's topic, which is V average, V mean, VMP. अब देखो ये जो वेलोसिटीज़ हैं, यहाँ पे V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और एवरेज मतलब एवरेज, मीन मतलब मीन, और MP मतलब कि हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। ये KTG का टॉपिक है, यू मस्ट हैव फाउंडेड इन आदित्य भैयाज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। लेट्स गो। अब ये जो है ना, ये वेलोसिटीज़ होती हैं, मतलब एटम्स के लेवल पे लेते हैं हम लोग, और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर है उसमें आती है। इस KTG से अगर कोई क्वेश्चन आएगा,
मैक्सिमम चांसेस हैं, तो वो इन वेलोसिटीज़ के ऊपर आता है, ठीक है। लिखते हैं फॉर एन आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जैसे मान लो ये गैस है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनकी अलग अलग स्पीड है। अब इनकी अगर हम स्पीड का मतलब बहुत सारी वेलोसिटीज़ होती हैं इन मॉलिक्यूल्स के पास, उसी को बताने के लिए वी हैव दिस मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वैसे है क्या, एक ऐसा ग्राफ होता है बेल शेप्ड ग्राफ, ठीक है, उसमें ये वाली वेलोसिटी, एक ये वेलोसिटी और एक ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। वो मैं बताती हूँ आगे वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। देर आर 3 की वेलोसिटीज़ एंड दोज 3 की वेलोसिटीज़ आर वी एम पी विच इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है ना, एम पी का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ये वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मतलब बहुत सारे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड ये वाली है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस सैंपल एट अ गिवन टेम्परेचर, फॉर्मूला इसका क्या होता है, वी एम पी का √2 kT/m और 2RT √2 RT/m। देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, अब ये चीज़ तुम्हें याद करनी है, ठीक है। 2kT में छोटा m, 2RT में बड़ा m। अब मैं याद करने के तरीके बता रही हूँ। यहाँ पे k और r तो तुम्हें पता है, ये k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, r होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t यहाँ पे टेम्परेचर है पर इन केल्विन लेना, कभी भी सेल्सियस में दे तो सेल्सियस में नहीं लेना, केल्विन में लेना है टेम्परेचर। और जो छोटा m है वो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और जो m होता है वो होता है मोलर मास ऑफ गैस। तो बोलोगे डिफरेंस क्या है, अब एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना वो u में होता है, और मोलर मास ऑफ गैस जो होता है वो ग्राम्स में हो सकता है, ठीक है, वही डिफरेंस है। तो ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल के लिए कैसे याद रख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल √2 kT/m, मतलब देखो जब भी k आ रहा है तो उसके साथ छोटा वाला m लेना है नीचे में, और जब भी r आ रहा है तो बड़ा वाला m लेना है। ऑल्सो MP 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, बस अभी तो हमें लग रहा है कि याद करने की ज़रूरत है, पर देखना आगे जाके कन्फ्यूजन होता है। अब दूसरी है वी एवरेज। वी एवरेज होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज़ वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम, सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है सिस्टम में उनकी जो वेलोसिटी है उसका अरिथमेटिक मीन लेना है, मीन लेने को हम लोग वी एवरेज कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी एवरेज इज इक्वल टू √8 kT/m और 8RT/m। देखो तुम हर फॉर्मूले में ये देखोगे कि KT/m, RT बड़ा वाला m कांस्टेंट है, यहाँ पे √2 अलग से आया है, यहाँ पे 8/π आया है, ये 8/π वाली टर्म है, और ये किस में है, वी एवरेज में है, ठीक है। एवरेज है, थोड़ा 8 याद रखो, मतलब एवरेज है 8 है, 8/π, ठीक है। तीसरी हमारे पास आती है वी आर एम एस और वी मीन वी आर एम एस को ही कहते हैं, आर एम एस तो सुनी होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब इसकी डेफिनेशन निकालनी है तो इसको उल्टा लेके चलना है, स्क्वायर देन मीन देन रूट। क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स और वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स और वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो ये मीन निकाली है इन्हीं का स्क्वायर रूट करना होता है, मतलब ये देखो पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका मीन लेना है, वेलोसिटीज़ को स्क्वायर किया, उनका मीन लिया और उसका रूट लेना, ये होता है वी आर एम एस, ठीक है। अब डेफिनेशन ऐसे कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला ही आता है वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 kT/m। देखो ये वाली चीज़ हमें याद आनी चाहिए, kT छोटा m, RT बड़ा m, और यहाँ पे √3 आता है। आर एम एस 3 वर्ड्स हैं, 3 MP में 2 वर्ड थे, 2, और एवरेज में एवरेज वेलोसिटी 8 थोड़ा लग रहा था, तो 8/π, ठीक है, 8 के साथ पाई आएगा, ठीक है। अब इतने फॉर्मूले याद हो गए, यू आर ऑलमोस्ट डन विद दिस, ठीक है। देखना कैसे इजीली। अब रिलेशनशिप निकालते हैं इन तीनों के बीच में। सबसे पहले हमने पढ़ा वी एम पी, फिर हमने पढ़ा वी एवरेज, फिर हमने पढ़ा वी आर एम एस। अब इनके बीच की रिलेशनशिप देखते हैं। रेशियो निकालना है। रेशियो में तुम्हें पता ही है कि KT/m या RT/m तो कॉन्स्टेंट ही है। जो चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 8/π है और यहाँ पे 3 है, तो √2 इज टू √8/π इज टू √3। अप्रॉक्सीमेटली इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, अगर हम √2 से इसको ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, तो वी एम पी इज टू वी एवरेज इज टू वी आर एम एस अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 1 इज टू 1.128 इज टू 1.225, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस आउट कि मैंने मतलब √2 को अगर 1 ले लिया है तो इसको कैसे किया है, ठीक है, √2 से काटा है, ओके। एंड देन 10, जो अब इसमें से तुम्हें क्या पता चल रहा है,
अब तुम्हें 8/π वाला करने में थोड़ी दिक्कत हो ना एज सच, तो ये सोचा जब भी ऐसे केसेस हो तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो पाई को अप्रॉक्सीमेटली तुम 3 लेके भी कर सकते हो, ठीक है। और पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 10 भी लिया जा सकता है, ये ईजी कर देता है कैलकुलेशंस को। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी वी आर एम एस है वो सबसे ज़्यादा है, देन हमारी वी एवरेज है, और देन वी मोस्ट प्रोबेबल है। तो जो मैंने ग्राफ बनाया था ना स्टार्टिंग में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें जो वेलोसिटीज़ होती हैं, ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमारी वी एम पी होती है, मोस्ट प्रोबेबल, जिसके पाने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद ये होती है वी एवरेज, और ये होती है वी आर एम एस सबसे आगे, ठीक है। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और ये सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होती है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। बस यही है की टेक अवेज क्या है इसमें से, कि मतलब यही वाली चीज़ है कि सबसे बड़ी वी आर एम एस होती है, देन वी एवरेज होती है, देन मोस्ट प्रोबेबल होती है। तुम सोचो मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज़्यादा के पास है, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू सबसे ज़्यादा नहीं होगी, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है वो, इसलिए वो मोस्ट प्रोबेबल है। अब हायर टेम्परेचर इज़ इक्वल टू हायर वेलोसिटीज़। क्यों? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब है, वेलोसिटी का बढ़ना, ठीक है। देखते हैं ना, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 2023 का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ -50 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही तुम्हें टेम्परेचर दिखे -50 डिग्री सेल्सियस, जल्दी से इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 -50 223 केल्विन, ठीक है। टू वॉट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। जैसे कि हमें बताना है कि गैस को कितना हीट करें, किस टेम्परेचर तक हीट करें कि जो उसकी RMS स्पीड है वो 3 टाइम्स हो जाए। मतलब अगर इनिशियल उसकी RMS ये थी तो दूसरी वाली उसकी RMS बढ़ जाए इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तुम देखोगे क्यों, क्योंकि इससे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स को इग्नोर करेंगे। उन्हें लगेगा कि जो पहली वाली वेलोसिटी है मतलब RMS है वो तो RMS 1 ले ली, और जो दूसरी वाली है वो RMS ले लेंगे 3 टाइम्स, इसकी 3 टाइम्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स लिखा है। दैट्स वेरी रॉन्ग, इंक्रीज टू 3 टाइम्स होता। अगर इस क्वेश्चन में ना 2 बोलता कि उसको हमने 3 गुना कर दिया है, 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो क्या होता, तब से ही होता कि अगर RMS 1 की वैल्यू 1 है तो RMS जो हमारा जो अभी नया आया है न्यू, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ RMS 1, ठीक है। ये तब होता जब यहाँ पे 2 होता, लेकिन इंक्रीज बाय 3 टाइम्स बोला है, मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी है उसको तुमने उसको मतलब वो तो रखो ही, उसके अलावा उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब कि इनिशियल प्लस 3 टाइम्स, और इनिशियल हम 1 माने तो 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, आगे समझा दूँगी। और जैसे कि वी आर एम एस हमारा फॉर्मूला ही होता था RMS वाला √3RT/m। यहाँ पे हमने m क्यों लिया है, डजंट मैटर, हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स कंसिडर कर रहे हैं। और क्योंकि टेम्परेचर ही डिपेंडेंट है, यहाँ पे m कांस्टेंट है, द गैस इज कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो निकाल देते हैं। वी आर एम एस बाई वी डैश आर एम एस विद मस्ट बी इक्वल टू √T अपॉन में √2 √T डैश, है ना। रेशियो नॉर्मली निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे यही है वी आर एम एस 1 बाई वी आर एम एस 2 इज इक्वल टू √T 1 अपॉन में √T 2, वही लिखा है, ठीक है। अब 1/4 है, क्यों लिखा 1/4, जैसे कि तुम्हारे पास मतलब इनिशियली ना अगर वैल्यू 1 है और उसको इंक्रीज बाय 3 टाइम्स बोला है, तो 1 को इंक्रीज करना बाय 3 टाइम्स मीन्स 1 का 3 टाइम्स क्या होता है 3 होता है, प्लस ऑलरेडी जो 1 प्रेजेंट था। अब जैसे मान लो एग्जांपल लो कि यहाँ पे 2 होता है, इनिशियल वैल्यू हमारी 2 है और 2 को इंक्रीज़ करना है बाय 3 टाइम्स। बाय 3 टाइम्स का क्या मतलब है, 2 ऑलरेडी है और 3 2 जा 6 यानी कि 8, ये होती है इसका, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अगर हम वैल्यूज़ एब्सोल्यूट लेके चले ताकि तुम्हें समझ आए। और इंक्रीज 2 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 1 है उसको 3 कर दिया, इंक्रीज 2 3 टाइम्स, ये डिफरेंस है। ये इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, बाकी तो नॉर्मल है। टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी 223 केल्विन। हमें निकालना है टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड ताकि उसकी RMS स्पीड 3 बार मतलब इंक्रीज बाय 3 टाइम्स हो जाए। तो ये करके टी डैश की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 3568 केल्विन। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 3295 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2022 का PYQ है ये। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी यानी कि इनका वॉल्यूम सेम है
have gases at the same temperature and pressure. The first vessel contains helium, monoatomic है, second contains fluorine जो कि diatomic है, और third contains sulfur hexafluoride जो कि polyatomic है. इनमें correct statement बतानी है. All vessels contain an unequal number of respective molecules. गलत बात है ये. एवोगाड्रोस लो अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से याद होगा केमिस्ट्री के, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में, या अगर एक वेसल मतलब ऑल वेसल, सारी वेसल्स की कैपेसिटी सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो इनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनइक्वल नहीं होते हैं. फर्स्ट गलत है. ऑल्सो आई कैन ऑल्सो शो PV इज इक्वल टू NRT होती है, आइडियल गैस इक्वेशन है ना. प्रेशर और टेम्परेचर बोला है कि सेम है, वॉल्यूम बोलिए कि सेम है, इक्वल कैपेसिटी पे है. R एक कांस्टेंट ही होता है, यानी कि N भी एक कांस्टेंट हो जाएगा ना. N कांस्टेंट है तो अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है. देन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द सेम इन ऑल द 3 केसेस. क्या कह रहे हैं, RMS जो है सारे मॉलिक्यूल्स की सेम है. क्यों, RMS की वैल्यू क्या होती है, √3RT/m होती है. √3RT तो कांस्टेंट है इस केस में, लेकिन m मोलर मास क्या कांस्टेंट है, नहीं. मोलर मास हीलियम का, फ्लोरीन का और हेक्साफ्लोराइड का अलग अलग होता है, राइट. तो और इन्वर्स रिलेशन है, तुम देख रहे हो VRMS और √m का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कम होगा VRMS. तो VRM में ज़्यादा किसका होगा, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा. सबसे कम मोलर मास किसका होगा, ऑब्वियसली हीलियम का, है ना. तो यहाँ पे रूट मीन थर्ड स्पीड ऑफ हीलियम इज़ द लार्जेस्ट बिकॉज उसका मोलर मास सबसे ज़्यादा कम है. हो गया, इजी क्वेश्चन है. थर्ड हमारा क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ एटम्स इन नियॉन गैस इज इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 15 डिग्री सेल्सियस इज. टेम्परेचर बताना है जिसमें जो RMS स्पीड है नियॉन गैस के एटम्स की वो इक्वल हो जाए RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के एट 15 डिग्री सेल्सियस. यानी कि देखो दो चीज़ें हैं, एक नियॉन एक हाइड्रोजन है. अब जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो VRMS है 15 डिग्री सेल्सियस पे, वो इसके इक्वल हो जाए RMS नियॉन के किस टेम्परेचर पे होगी, वो टेम्परेचर निकालना है, ठीक है. तो VRMS क्या होता है, √3RT/m. यहाँ पे R कांस्टेंट है, T और 3 कांस्टेंट ही होता है, T कांस्टेंट नहीं है और M भी कांस्टेंट नहीं है. तो वही है, जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको तो काट दिया करो और जो चीज़ें नहीं है उसको वैसे ही लिख दो. VRMS नियॉन इज इक्वल टू VRMS H2 T/m. M मोलर मास ऑफ नियॉन कितना दे रखा है 20.2 और इसका दे रखा है 2. तो यहाँ पे डालेंगे 20.2. इसको अब ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हट जाएगा हमारा स्क्वायर रूट. T/20.2 इसको ऐसे सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ जाएगा ये 2.9 × 10⁻³ केल्विन. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन. आई थिंक इट इज़ ईजी टू सॉल्व, इतना तो ईजिली सॉल्व हो ही जाता है ना. ओके, ऑल्सो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास है 235 और 238 यूनिट्स. ये बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैसेस. यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एक गैस है, इसमें दोनों ही प्रेजेंट है. आइसोटोप्स है ना, तो 235 वाला प्रेजेंट है, 238 वाला भी प्रेजेंट है. विच वुड हैव द लार्जर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, अब ये एवरेज याद करो क्या होता था, एवरेज 8 से मैच करता था थोड़ा, तो √8 kT/m. हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, बोल्ट्जमैन वाला, जिसमें हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग जो मास लेते हैं वो लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, है ना. एक एटम का मास लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास लेते हैं. और यहाँ पे हम आइसोटोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं. और आइसोटोपिक लेवल पे क्या होता है, आइसोटोप्स तो एक एटम ही होते हैं ना, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया. तो 8 कांस्टेंट, K तो कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट है. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V एवरेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ वन एटम. मतलब ऑब्वियसली सारे वेलोसिटीज मास के उल्टे ही होती है. इमेजिन भी कर सकते हो कि मतलब जो चीज़ छोटी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एक पर्टिकुलर मतलब कि सिस्टम में, मतलब यू कैन ईजिली इमेजिन आई गेस. तो V एवरेज और M का ये रिलेशन है, तो 235 वाले की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ईजी क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का PYQ था ये. एट वॉट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर. जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, अब उनकी RMS स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाए कि वो एस्केप कर जाए एटमॉस्फेयर से हमारे, ना इसकी वेलोसिटी तो यही होती है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर से चले जाना बाहर. तो
गिवन मास दे रखा है हमको, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, और हमें इस वाले क्वेश्चन में ना ये आनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग एस्केप वेलोसिटी और आरएमएस को इक्वेट करेंगे, ठीक है। वी एस्केप यहाँ पे वी आरएमएस के बराबर है, और वी एस्केप कितनी होती है अर्थ के सरफेस से 11.2 × 10⁻³ है ना, 11.2 × 10⁻³ और वी आरएमएस होती है √3 kT/m, सॉरी √3 kT/m नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एक क्यों लिया, क्योंकि हमें मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, छोटा वाला m दिया हुआ है, तो हमने फॉर्मूले में ये लगा लिया, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया हुआ है। सो वी जस्ट यूज़ दिस फॉर्मूला, यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमें निकालना है टेम्परेचर, है ना, एट व्हाट टेम्परेचर, अगर अर्थ का कितना टेम्परेचर हो जाए तो ऑक्सीजन बाहर चले जाएगी यहाँ से, तो वो चीज़ निकालते हैं। इसको स्क्वायर कर देना, दोनों साइड से इसको भी स्क्वायर कर दिया, ऐसा आ गया, ठीक है। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत करके दिखाया है, लास्ट में ये बचा था, इसको तुम ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो। मेरे वो देख लेना कि मैंने पावर्स कैसे सॉल्व करी है, जो कि तुम्हें आना चाहिए। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड सी द सोल्यूशन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस, और इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, 8.360 × 10⁻⁴ केल्विन, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया आंसर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें तुम्हारे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस जिसकी आरएमएस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है 27 डिग्री सेल्सियस पे, एंड दिस प्रेशर, मतलब हमें टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, मॉलिक्यूल दिया है एक गैस का जिसकी आरएमएस इतनी है। जब टेम्परेचर और प्रेशर को इतना कर दिया है तो आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब वी आरएमएस के फॉर्मूले में प्रेशर तो आता ही नहीं था, यानी कि प्रेशर का तो कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर का रोल हाँ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है √T के, है ना, वही पता ही हमें, वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, वी आरएमएस 1 बाई वी आरएमएस 2 इज इक्वल टू √T1/T2। हमने वैल्यूज़ डाली, वी आरएमएस 200 और सेकंड वाली तो हमें निकालनी है, और T1 और T2 की वैल्यू डाली, 300 कैसे डाल दी, देखो 27 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस ऐसे नहीं डाल देनी है, इसको पहले कन्वर्ट करना है केल्विन में, 273 केल्विन होता है, उससे कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे डाली 300, मतलब वैसे 273 में प्लस कर दो डिग्री सेल्सियस तो वो केल्विन में आ जाता है। तो वही किया √300/400 विच इज़ √3/4, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ये आ जाएगा 400, या फिर मत करो क्योंकि आंसर में √2 के टर्म्स में दी हुई है, तो जैसे इसको तो हम बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, वी आरएमएस ऊपर गया, वी आरएमएस की वैल्यू होगी 200 × 2 में √3 विच इज़ 400/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इजी क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं हमें हर एक क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो तुम बिल्कुल याद रखोगे कि हाँ इनमें 6 क्वेश्चन कराए थे, 6 कंसेप्ट ये थे, ओके। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इंक्रीज बाय 3 टाइम्स और इंक्रीज टू 3 टाइम्स का क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बाय बोलते हैं तो वो जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस उसका 3 टाइम्स या जितने भी टाइम्स लिखा है, ठीक है, इनिशियल जो चीज़ प्रेजेंट है प्लस n टाइम्स जो उसका लिखा है, ठीक है, ये चीज़ है। 2 लिखा है तो वही वाली हो जाएगी। एक ये आना चाहिए था, वी आर एम एस का फॉर्मूला आना चाहिए था, दिस रिलेशन नीडेड टू कम, और ये एक रेशियो निकालना आना चाहिए था, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी थी कि टेम्परेचर को हमेशा हमें केल्विन में लेना है, तो क्या क्या याद करना था, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, इंक्रीज बाय n टाइम्स का क्या मतलब होता है, 2 का क्या मतलब होता है, और वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो कैसे निकालते हैं, बस यही सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आना चाहिए था एक तो ये वाली चीज़, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए, और दूसरी कि वी आर एम एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तीसरे क्वेश्चन में हमें वही रेशियो निकालना आना चाहिए था, कैसे करके निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, है ना। चौथे में भी यही चीज़ कि जिसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कम है उसकी वी आर एम एस एनी वेलोसिटी विल बी मोर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था कि इसके वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 × 10⁻³ और यहाँ पे √3 kT/m RMS वगैरह, वैसे फिर नॉर्मल मैथ्स करनी आनी चाहिए थी। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये 2018 का। 2016 में क्वेश्चन बहुत इजी था, इसे बस इक्वेट करना था, वो भी इजीली हो सकता था, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, और कोई डाउट हो तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू देम। थैंक यू।